व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? ठीक है, तो टैक्स को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप लोगों ने लगान मूवी देखी हुई है, ठीक है, ये एक तरीके की वसूली है, ठीक है, लेकिन ये वसूली जो है वो हमारे हित में ही है, हमारी यूटिलिटी में ही काम आती है, और ये वसूली जो है वो करती है गवर्नमेंट। वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। अब इसको वसूली वर्ड यूज में न लेकर रिकवरी हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो आप हमें दें, ताकि हम उस पैसे को, उस रेवेन्यू को आपके लिए ही, बेहतरी के लिए हम यूज करें। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती हैं, तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है वो किस माध्यम से आता है? टैक्स के माध्यम से आता है। तो एक तरीके का ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। सो इट्स अ रिकवरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट से एक रिकवरी है, पब्लिक से, ठीक है। तो इट इज अ चार्ज विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। तो इसको अगर हम डेफिनेशन की लैंग्वेज में बात करें तो इट इज अ चार्ज, ये एक चार्ज है विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट चार्ज करे फ्रॉम अ पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, फॉर द यूटिलिटी, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है उसके यूज के लिए जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन गवर्नमेंट करती है वो सब टैक्स का पार्ट बनती है, ठीक है। तो टैक्स को गवर्नमेंट दो तरीके से आपसे रिकवर करती है, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। दो पार्ट में जाएगा, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो 50 मार्क्स में तो बच्चों डायरेक्ट टैक्स को डाला हुआ है और 50 मार्क्स में इनडायरेक्ट टैक्स को डाला हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स को डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, देखो नाम ही पता चल रहा है डायरेक्ट, ये एक तरीके से इनकम पर लगता है। किस पर लगता है? इनकम पर लगता है। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप कुछ भी इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट, यानी कि पहले पॉकेट में पैसा आएगा, पहले आपके पॉकेट में पैसा आएगा, फिर उसमें से कुछ हिस्सा, वो हिस्सा कितना होगा वही हमें पढ़ना है, उसमें से कुछ हिस्सा आप गवर्नमेंट को दे कर दे, गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। तो जो हिस्सा आप गवर्नमेंट को देंगे वो क्या होगा? टैक्स होगा। और वो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में बच्चों इन्होंने एक ही टैक्स रखा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, अ टैक्स ऑन इनकम। A tax on income is called income tax, is called income tax। तो डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स रखा हुआ है, that is income tax। की इनकम अगर आप अर्न करेंगे तो उसमें से कुछ पार्ट, उसमें से कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, यानी कि यहां पर जो पॉकेट से पैसा जाएगा वो किसी और का होगा, लेकिन देने वाला कोई और होगा। पॉकेट से पैसा किसी और के जाएगा लेकिन देने वाला कौन होगा? देने वाला कोई और होगा। तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचता है। तो वो कैसे है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में चेन चलती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। इनडायरेक्ट टैक्स में जो चेन चलती है वो चेन क्या है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स देगा, जो भी टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। रिटेलर कस्टमर से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो इन तीनों पर तो अल्टीमेट बर्डन पड़ा नहीं, क्योंकि एक दूसरे से कलेक्ट किया और एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसको पड़ा? कस्टमर को पड़ा। अल्टीमेट बर्डन किसको पड़ा? कस्टमर को पड़ा। तो यहां पे टैक्स अल्टीमेटली जो पे करता है वो कस्टमर ही पे करता है, लेकिन गवर्नमेंट किससे रिकवर करती है? इन तीन लोगों से। गवर्नमेंट किससे रिकवर करती है? इन तीन लोगों से रिकवर करती है, मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से और रिटेलर से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचता है, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास क्या पहुंचता है? टैक्स पहुंचता है, ठीक है यहां तक। अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट टैक्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आए। इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या आए? चेंजेस आए। तो एक बार अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चेंजेस आए। तो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स में अप टू 30 जून 2017 अलग अलग नाम से टैक्स बोले जाते थे, और 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स
अलग अलग तरीके के टैक्स बोले जाते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं। तो 1 जुलाई 2017 से पहले यानी कि अप टू 30 जून जो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स था, जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स था, तो इनडायरेक्ट टैक्स में 30 जून 2017 तक जो टैक्स चलते थे मोटे रूप से, वो एक तो वैट होता था, एक सर्विस टैक्स होता था, एक आपका कस्टम होता था, और एक आपकी एक्साइज ड्यूटी होती थी, एक्साइज ड्यूटी होती थी। ठीक है, तो जो वैट लगता था वो था टैक्स ऑन गुड्स, गुड्स के ऊपर टैक्स, कि अगर आप गुड्स बेचोगे तो जिसको बेचोगे, जो आपका कस्टमर होगा, उससे आप जीएसटी कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा कराओगे। तो यहां पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कलेक्ट किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर कौन है? होलसेलर है। तो होलसेलर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इसी वजह से तो इनडायरेक्ट है। बर्डन किस पे पड़ा? होलसेलर पे। लेकिन जमा किसने कराया? मैन्युफैक्चरर ने। टैक्स किसकी जेब से गया? होलसेलर की जेब से। लेकिन जमा किसने कराया? मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, तो इसी वजह से इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। तो पहले 30 जून 2017 तक गुड्स की सप्लाई अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को करता था, या होलसेलर रिटेलर को करता था, या रिटेलर कस्टमर को करता था, तो जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था वो वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो कलेक्ट होता था और भारत सरकार को जमा हो जाता था। ठीक है, सर्विस टैक्स जो था वो था टैक्स ऑन सर्विस। टैक्स ऑन सर्विस, सर्विस अगर आप देते हैं, अब जैसे मैन्युफैक्चरर है वो सर्विस तो देगा नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट सर्विस का दे सकता है, लेकिन प्रिंसिपल उसका जो है वो गुड्स की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन रिटेलर, होलसेलर, ठीक है, अब होलसेलर रिटेलर भी गुड्स की कंसीडरेशन में ही बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोचिंग जो हमारी क्लासेस है, तो वो कोचिंग क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो वो आपकी फीस पे से क्या कलेक्ट करेगी? जीएसटी कलेक्ट करेगी। बर्डन किसको पड़ा? आपको पड़ा। लेकिन जीएसटी हमने कलेक्ट किया आप लोगों से और हम ही जमा करा रहे। गवर्नमेंट आपको नहीं जानती है, गवर्नमेंट डोंट नो कि टैक्स किसने दिया। गवर्नमेंट किसको जानती है? हमें जानती है, क्योंकि हमने जीएसटी कलेक्ट किया है। अगर हम कोई भी दिक्कत करते हैं, कोई भी परेशानी गवर्नमेंट की नजरों में आते हैं, गवर्नमेंट का पैसा चोरी कर लेते हैं, तो फिर गवर्नमेंट हमसे रिकवरी करेगी, आप लोगों से नहीं। ठीक है, ओके। तो सर्विस के ऊपर क्या था? सर्विस टैक्स था। उसके बाद एक एक्साइज ड्यूटी होती है, ये होती है टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अच्छा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर ही करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर गुड्स पर वैट तो देता ही था, साथ में एक्साइज ड्यूटी और देता था, साथ में एक्साइज ड्यूटी भी देता था। तो ये दोनों वैट और एक्साइज ड्यूटी किससे रिकवर करता था? इस होलसेलर से रिकवर करता था। किससे रिकवर करता था? होलसेलर से रिकवर करता था। लेकिन जमा कौन कराएगा? मैन्युफैक्चरर जमा कराएगा। एंड द कस्टम विच इज टैक्स ऑन इंपोर्ट। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स लेकर आते हो, अगर आप इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स लेकर आते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ेगा। किस नाम से? कस्टम के नाम से। तो होने को तो बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे बच्चों, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। बट मेजर जो गवर्नमेंट की मेजर रेवेन्यू इनडायरेक्ट में, वो यही थी। वैट से ज्यादातर पैसा आता था, सर्विस टैक्स से आता था, कस्टम से आता था, एक्साइज से आता था। ठीक है, फिर जुलाई 2017 में एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ और सारे टैक्सेशन को खत्म कर दिए कि गुड्स पर वैट लग रहा था और सर्विस टैक्स पे सर्विस लग रहा था। अब चाहे आप गुड्स बेचो, चाहे आप सर्विस दो, चाहे इंडिविजुअली दो, चाहे कॉम्बिनेशन में दो, जैसे भी दो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, इन्होंने सारे टैक्स खत्म करके सिर्फ एक टैक्स लेकर आ गए, एंड दैट इज कॉल्ड जीएसटी। And that is called GST, Goods and Service Tax. Goods and Service Tax. तो GST comes into force from 1 July 2017 onwards. 1 जुलाई 2017 से GST जो है वो एप्लीकेबल हो गया था, एंड एप्लीकेबल टू होल इंडिया। बिल्कुल, GST एप्लीकेबल टू होल इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को मिलाते पूरे भारतवर्ष में
क्या एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया और सारे टैक्सेस खत्म हो गए। पहले मैन्युफैक्चरर गुड्स पर वैट वसूल करता था, एक्साइज वसूल करता था, अब ये दोनों की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या वसूल करता है, जीएसटी वसूल करता है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा व्हाई जीएसटी कम्स इन इंडिया, क्यों इंडिया में जीएसटी आया और जीएसटी आने से क्या चेंजेस हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जो है वो मैं आप लोगों को विद एग्जांपल कराऊंगा कि जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो चल रहा था और जीएसटी के बाद में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी आ गया है और कस्टम पहले भी था और कस्टम आज भी है, क्योंकि कस्टम तो किस पर लग रहा है, कस्टम आपका इंपोर्ट पर लग रहा है। कस्टम किस पे लग रहा है, कस्टम आपका इंपोर्ट पे लग रहा है। सो अब एट प्रेजेंट जो हमारे टैक्स सिस्टम है वो तीन है बच्चों, डायरेक्ट में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट में जीएसटी एंड कस्टम। तो ये जो जीएसटी एंड कस्टम है ये दोनों ही आपके 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे और जो इनकम टैक्स है विच इज टैक्स ऑन इनकम ये आपको 50 मार्क्स में पूछा जाएगा। इन 50 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना बहुत सारा होगा बच्चों। टैक्सेशन अपने आप में बहुत लेंदी जो है वो सब्जेक्ट है, पढ़ना आपको बहुत कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो 50 मार्क्स इज जीएसटी एंड कस्टम एंड 50 मार्क्स इज इनकम टैक्स। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गो थ्रू करवाया है कि कैसे इंडिया में टैक्स सिस्टम चल रहा है। दो तरीके के चल रहे हैं, एक डायरेक्ट चल रहा है, एक इनडायरेक्ट चल रहा है। डायरेक्ट में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट में जीएसटी एंड कस्टम है। इनडायरेक्ट में जीएसटी एंड कस्टम है। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को यह बता देता हूं व्हाई जीएसटी कम्स इनटू फोर्स। सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा अपन डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को एक बार माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ हमें किस तरीके से पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि किस तरीके से पढ़ना है ये तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ तो जा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, बस वो जो लिखा हुआ है उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो रिटेन तो भैया ऐसे होता नहीं है। ठीक है, रट्टू तोते आपको बनना नहीं है, स्पेशली टैक्सेशन में। टैक्सेशन में आप लॉजिकली जो है सोचना कि क्या इंपैक्ट आएगा उस व्यक्ति पर जो टैक्स दे रहा है और क्या इंपैक्ट आएगा भारत सरकार पर जो टैक्स ले रही है। ठीक है यहां तक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी कि जीएसटी आने से ऐसा क्या हुआ कि भारत में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, क्यों वैट और सर्विस टैक्स ही कंटिन्यूअस नहीं चला। ठीक है, तो एक बार के लिए ये जो चार्ट है ये चार्ट आप लोग उतार लें, बहुत काम का चार्ट है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं जीएसटी, बिफोर जीएसटी and after GST, what are the changes? What are the changes? Please write down. हाँ जी, so note down. चलिए, तो let's start with the before GST and after GST समझने की कोशिश करना। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो चेन चलती है वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर की ही चलती है, तो उसी से ही हमें समझना होगा। सो बिफोर जीएसटी क्या इंपैक्ट था, किस तरीके से टैक्स सिस्टम चलता था, एक बार वो समझते हैं, फिर आफ्टर जीएसटी देखेंगे और आप ये चेक करना कि जीएसटी आने से क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान तो नहीं हुआ ये मैं आपको कह देता हूं, फायदा जरूर हुआ, और वो फायदा किसको हुआ, कहां हुआ और कितना हुआ ये हमें देखना होगा, ये हमें देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिफोर जीएसटी कि जीएसटी से पहले क्या टैक्स सिस्टम चलता था। सो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, मैं इस चेन को चला रहा हूं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है यहां तक, ओके। सो मैन्युफैक्चरर पे अगर आते हैं तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी एक प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं, गुड्स ले रहा हूं मैं, है ना, सर्विस नहीं ले रहा, मैं ये मान रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स दे रहा है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर को वो गुड्स आगे दे रहा है
और रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, और ये जो आगे देखते जाएंगे वो अपना प्रॉफिट जोड़ते जाएंगे, वो अपना प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति क्यों काम कर रहा है? ऑफ कोर्स प्रॉफिट के लिए, कुछ कमाने के लिए। ठीक है, सो मैंने अज्यूम किया कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए आई, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई? 100 रुपए आई। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, जाहिर सी बात है बिल्कुल जोड़ेगा। मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं 10 रुपए उसने अपना क्या जोड़ा? प्रॉफिट जोड़ा। प्रॉफिट जोड़ के अब उसका प्रोडक्ट जो है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल हो गया, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के अब वो ये माल बेचने को तैयार है, वो ये बिल्कुल सेट है उसके माइंड में कि मुझे मेरा प्रोडक्ट 110 रुपए में बेच देना है। लेकिन ऐसे कैसे बेचेगा? टैक्स सिस्टम से होते हुए उसको निकलना पड़ेगा, तो टैक्स भी उसको रिकवर करना पड़ेगा, तो वो टैक्स लगाएगा। तो बच्चों, मैन्युफैक्चरर जो है, जीएसटी से पहले मैन्युफैक्चरर पे, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर मैन्युफैक्चरर क्या लगाता है? सॉरी, एक्साइज ड्यूटी लगाता है। क्या लगाता है? एक्साइज ड्यूटी। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही लगाता था, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर सॉरी, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही लगाता था। क्यों लगाता था? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर लगता है, और गुड्स मैन्युफैक्चर जो करेंगे वो मैन्युफैक्चरर ही करेंगे, जाहिर सी बात है। सो यहां लगी एक्साइज ड्यूटी, यहां क्या लगी? एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी की गुड्स वाइज अलग अलग रेट हुआ करती थी, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं एक्साइज ड्यूटी एक बार के लिए 12%। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया उस गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी 12% थी, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 110 का 12% अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 110 का बच्चों 12% आप कैलकुलेट करें, और कितना आ रहा है? 13 रुपए 20 पैसे, 13 रुपए 20 पैसे। जुड़कर ये कितना हो गया? जुड़कर ये हो गया 123 रुपए 20 पैसे, 123 रुपए 20 पैसे। अब इसके ऊपर लगेगा वैट, इसके ऊपर लगेगा वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? इस 123 रुपए 20 पैसे के ऊपर लगेगा, 123 रुपए 20 पैसे के ऊपर लगेगा। तो 123 रुपए, तो वैट भी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, उस प्रोडक्ट पर जो वैल्यू एडेड टैक्स था, वैट था, उसकी रेट 12%, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज है। जीएसटी में आप देखेंगे जो जीएसटी की रेट्स हैं वो प्रोडक्ट वाइज हैं, तो वैट और सर्विस टैक्स पे तो एक रेट हुआ करती थी 18%, 12%, 12 थी, 15 भी थी, ठीक है, चेंज होती रही। जीएसटी में अभी एट प्रेजेंट सर्विस पे 18% है, ठीक है। तो वैट में ले रहा हूं, अभी हम मान रहे हैं प्योरली जो है गुड्स में डील हो रहा है, तो वैट कितना है? 12%। तो 123 रुपए 20 पैसे का 12% निकालो बच्चों, कितना रहे? 14 रुपए 78 पैसे। दोनों का टोल कर दो, 123 रुपए 20 पैसे प्लस 14 रुपए 78 पैसे, 137 रुपए 98 पैसे, 137.98, 137.98, ठीक है। अच्छा जी, अब मैन्युफैक्चरर ने इस होलसेलर को गुड्स दिया, कितने रुपए कलेक्ट करेगा ये मैन्युफैक्चरर इस होलसेलर से बच्चों? बिल्कुल पूरा 137 रुपए 98 पैसे कलेक्ट करेगा। 100 रुपए अपनी कॉस्ट कलेक्ट करेगा, 10 रुपए अपना प्रॉफिट कलेक्ट करेगा, एक्साइज ड्यूटी और वैट कलेक्ट करेगा। किससे? इस मैन्युफैक्चरर से, वो सॉरी इस होलसेलर से। तो अब ये होलसेलर इस मैन्युफैक्चरर को कितना अमाउंट पे करेगा? पूरा 137 रुपए 98 पैसे, 137 रुपए 98 पैसे। तो अब चलिए जी, पे कर दिया, पे करके अब होलसेलर की कॉस्ट की बारी आती है। होलसेलर के लिए कॉस्ट क्या बनेगी? तो बच्चों बिफोर जीएसटी होलसेलर के लिए जो कॉस्ट बनती थी वो एक्साइज ड्यूटी के बाद वाली जो वैल्यू होती थी वो बनती है, ठीक है। वैट नहीं बनती थी, क्योंकि वैट तो ये इससे कलेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर जमा करा देगा, होलसेलर भी आगे वैट कलेक्ट करेगा, जमा करा देगा। तो वैट तो भारत सरकार का है, वो इनका कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट बनती है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी किसका पार्ट बनेगी? कॉस्ट का पार्ट बनेगी।
ठीक है, तो जो होलसेलर है उसके लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, 123 रुपए 20 पैसे है। कितनी है, 123 रुपए 20 पैसे। यानी एक्साइज ड्यूटी होलसेलर के लिए कॉस्ट है, वैट होलसेलर के लिए कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि वैट भारत सरकार का है। ये भी सर भारत सरकार का ही तो है, बिल्कुल है, लेकिन यही दिक्कत होती रही। अभी जब मैं आफ्टर जीएसटी आपको कराऊंगा आपको फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है, इसी वजह से जीएसटी आया है। आगे बात करेंगे तो होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी बनी, 123 रुपए 20 पैसे। अब होलसेलर भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, होलसेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो होलसेलर जो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा वो कितना करेगा बच्चों, होलसेलर अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए 20 रुपए ऐड कर रहा है, अज्यूम कर रहे हैं, यही अज्यूम अपन वहां पर भी करेंगे जीएसटी में, डोंट वरी। वही 20 रुपए का प्रॉफिट में जीएसटी में रखूंगा, वही 10 रुपए का प्रॉफिट में जीएसटी में रखूंगा। तो यहां पर ये कितने रुपए का हो गया, 143.20। नाउ अब होलसेलर रिटेलर को देगा, लेकिन 143 रुपए 20 पैसे पे इस होलसेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा वैट, कलेक्ट करना पड़ेगा वैट किससे, इस रिटेलर से। तो ये वैट लगाएगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगा बच्चों, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर लगाता है। कौन लगाता है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर लगाता है। तो वैट में लगाऊंगा 12% किसके ऊपर, 143 रुपए 20 पैसे के ऊपर। ये डायरेक्ट टैक्स है ना, कलेक्ट तो करेगा ही होलसेलर रिटेलर से। तो 143 रुपए 20 पैसे का 12% लगाइए, यह आ रहा है 17 रुपए 18 पैसे। इन दोनों को ऐड कर दें, ₹160 38 पैसे, 160 रुपए 38 पैसे, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताइए ये होलसेलर इस रिटेलर को माल देगा, तो रिटेलर से जो अमाउंट कलेक्ट करेगा होलसेलर वो कितना करेगा, ऑफ कोर्स सर पूरा ही करेगा, 160 रुपए 38 पैसे पूरा ही करेगा, ठीक है। तो इस 160 रुपए 38 पैसे में 17 रुपए 18 पैसे का क्या है, वैट भी इंक्लूड है, जो रिटेलर से कलेक्ट करेगा कौन, होलसेलर, और भारत सरकार को जमा करा देगा, भारत सरकार को जमा करा देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कॉस्ट आते हैं रिटेलर की कॉस्ट आएगी वही वैट से पहले ही आएगी ऑफ कोर्स, तो 143.20, या मैं प्रॉफिट रिटेलर का एक बार के लिए 30 रुपए मान लेता हूं, कितना हुआ 173.20। अब रिटेलर जो कस्टमर को माल बेचेगा उस पर भी वैट कलेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, वही 12% की रेट से। तो लगाइए बच्चों 173 रुपए 20 पैसे, इसका 12%, 20 रुपए 78 पैसे, टोटल कितना हुआ ये 193.98। यानी अल्टीमेटली जो रिटेलर है वो कस्टमर को कितने रुपए का देगा, 193 रुपए 98 पैसे का ये गुड्स देगा। अब कस्टमर तो आगे इसको देगा नहीं, तो कस्टमर तो इसको कंज्यूम करेगा, इस गुड्स को यूज करेगा, इस गुड्स को आगे थोड़ी बेचेगा वो, ठीक है, गुड्स है उसको कंज्यूम करेगा। इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स में कहा जाता है कि अल्टीमेट बर्डन जो पड़ता है, द लास्ट बर्डन जिसे हम कहते हैं, वो किसको पड़ता है, वो कस्टमर को पड़ता है, वो किसको पड़ता है, वो कस्टमर को पड़ता है, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, 100 रुपए की चीज बन के कॉस्टिंग थी, उसको कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो कितने रुपए की बन गई, 193 रुपए 98 पैसे की बन गई, 193 रुपए 98 पैसे की बन गई। ये था बिफोर जीएसटी। तो बिफोर जीएसटी 100 रुपए की चीज कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 194 की हो गई। अगर सब लोग अपना 10, 20, 30 रुपए का मार्जिन रखते हैं, अगर सब लोग 10, 20, 30 रुपए का मार्जिन रखते हैं, तो 100 रुपए की चीज 193 रुपए 98 पैसे की पहुंचती है कस्टमर तक, पहुंचती है कस्टमर तक, ठीक है यहां तक, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ। नुकसान तो नहीं हुआ बच्चों, ये तो मैं आपको कह देता हूं, हां फायदा जरूर हुआ। और फायदा किसको हुआ, फायदा इस कस्टमर को हुआ। फायदा किसको हुआ, फायदा कस्टमर को हुआ जीएसटी आने के बाद।
ठीक है, तो जीएसटी आने के बाद में क्या चेंजेस हुए वो हमें देखने हैं। तो एक बार आफ्टर जीएसटी भी जो है अपन लोग देख लेते हैं, वही चैन सेम है। आफ्टर जीएसटी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। वही 100 रुपए का चलेगा, कॉस्ट वही 100 रुपए ले रहा हूं, प्रॉफिट वही 10 रुपए ले रहा हूं, 110 रुपए हो गया। अब जीएसटी से पहले इस 110 रुपए पे क्या लग रहा था बच्चों? जीएसटी से पहले इस 110 रुपए पे क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। बट जीएसटी आने के बाद सारे टैक्स खत्म हो गए, कोई एक्साइज नहीं, कोई वैट नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं, अ सिंगल टैक्स एंड विच इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं इस एक्साइज ड्यूटी की जगह क्या लगाऊंगा? अब जीएसटी लगाऊंगा। इस एक्साइज ड्यूटी की जगह क्या लगाऊंगा? जीएसटी लगाऊंगा। तो मैं जीएसटी लगा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट जीएसटी लगेगा, नो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जीएसटी। अब जीएसटी जो वैट की रेट थी 12%, वही जीएसटी की रेट रहेगी। %12, तो 110 का 12%, 110 का 12% कितना है? ये तो हमने लगाया ही था, 13 रुपए 20 पैसे है। तो 13 रुपए 20 पैसे, यहां तक कितना हो गया? 123 रुपए 20 पैसे, 123 रुपए 20 पैसे। तो अब देखिए यहां पे क्या फर्क आप लोगों को नजर आया बच्चों जीएसटी आने के बाद? जीएसटी आने के बाद ये जो मैन्युफैक्चरर था जिसको एक्साइज ड्यूटी और उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट भी लगता था, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट भी लगता है, तो ये कॉन्सेप्ट होने के कारण देखिए होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते वो कितने रुपए का हुआ था? 137 रुपए का, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये कितना है? 123 रुपए 20 पैसे। कितना है? 123 रुपए 20 पैसे, 123 रुपए 20 पैसे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो होलसेलर के लिए कॉस्ट बनेगी, वो होलसेलर के लिए कॉस्ट क्या बनेगी? देखिए यहां पर होलसेलर के लिए कॉस्ट क्या थी? होलसेलर के लिए कॉस्ट क्या थी? वैट से पहले वाला अमाउंट, क्योंकि वैट जो था वो तो भारत सरकार को जाता था, तो यहां पर भी जीएसटी से पहले कॉस्ट रहेगी। तो जीएसटी से पहले कॉस्ट क्या ले लूं बच्चों? 110 रुपए ले लेता हूं। मैंने वहां होलसेलर का प्रॉफिट क्या माना था? 20 रुपए, बिल्कुल मैं 20 रुपए ही ले लेता हूं। कितना हुआ? 130 रुपए। कितना हुआ? 130 रुपए। उसके बाद अब इसके ऊपर जीएसटी लगाओ, वही रेट लगा रहा हूं बच्चों 12%, वैट पे भी 12 ही लगाया था, जीएसटी भी 12 ही लगा रहा हूं। अब 130 रुपए का 12% निकालें आप लोग, 130 रुपए का 12% लगाएं, 15 रुपए 60 पैसे। कितने का माल हुआ? 145.60। तो अब मुझे बताइए रिटेलर इनको कितना पैसा देगा? होलसेलर को 145 रुपए 60 पैसे देगा। कितना देगा? 145 रुपए 60 पैसे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो रिटेलर है, रिटेलर के लिए कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सर, अब तो हमें समझ ही आ गया, जीएसटी से पहले कॉस्ट ही होती है, तो जीएसटी से पहले का अमाउंट कितना है? 130 रुपए, वो मेरी क्या बन गई? कॉस्ट। प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट रिटेलर का कितना माना था? 30 रुपए। कितना हुआ बच्चों? 160। इस पर क्या लगा दूं? अगेन जीएसटी। कितना? 12%। तो 160 रुपए पे 12% लगाइए, 19 रुपए 20 पैसे। टोटल करिए 179.20, 179.20। तो कस्टमर इस रिटेलर को कितना पैसा देगा? 179.20, 179.20, ठीक है। तो अब आप देखिए जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो था, बहुत अच्छे से समझना। जीएसटी से पहले वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती थी गुड्स के ऊपर में, तो एक्साइज ड्यूटी भी लगी और वैट भी लगा, दो टैक्स लगे। जीएसटी से पहले दो टैक्स लगते थे। कौन पे करता था? मैन्युफैक्चरर पे करता था। और किससे वसूल करता था? होलसेलर से, जाहिर सी बात है। लेकिन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर ने अपना 100 रुपए का गुड्स मार्जिन ऐड करते हुए कहां तक पहुंचा दिया? 137 रुपए तक पहुंचा दिया। कहां तक पहुंचा दिया? 137 रुपए तक पहुंचा दिया। और आपने एक चीज और गौर की,
जीएसटी से पहले मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी लगाता था, और ये जो वैट लगता था ना, ये वैट एक्साइज ड्यूटी के ऊपर ही लग रहा है। देखो अल्टीमेटली, क्योंकि इस 123 रुपए 20 पैसे में एक्साइज ड्यूटी जुड़ा हुआ है, तो वैट किसके ऊपर लगा? एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगा। किसके ऊपर लगा? एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगा। तो ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया। ये क्या हो गया? टैक्स ऑन टैक्स हो गया। इसको इनकम टैक्स, इसको टैक्स की लैंग्वेज में कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट, कि टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा था? टैक्स। लेकिन जीएसटी आने के बाद नो कास्केडिंग इफेक्ट, अ सिंगल टैक्स विच इज जीएसटी। कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी, तो 100 रुपए का माल मैन्युफैक्चरर ने मात्र 123 रुपए 20 पैसे का आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन यहां वही गुड्स 137 रुपए का आगे फॉरवर्ड हो रहा था। आगे तो ऐसा कुछ चेंजेस था नहीं, लेकिन मेन यहीं पे ही कॉस्टली हो जाता था आपका गुड्स। मैन्युफैक्चरर के एंड से ही कॉस्टली हो जाता था गुड्स। ठीक है, ओके। सो एक्साइज ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जीएसटी में आगे पढ़ाऊंगा। जीएसटी में गुड्स और सर्विस पे जो लग रही है जीएसटी, उसमें गवर्नमेंट ने पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को बाहर किया हुआ है। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को बाहर किया हुआ है, जीएसटी में वो नहीं है। जीएसटी में वो नहीं है, तो कई बार रेट्स कम होती है। अभी एक लेटेस्ट रेट्स कम हुई थी, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, मोदी सरकार ने क्या कम कर दिया था? एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था। अभी लेटेस्ट है, अब मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को कम करने का मतलब ऑब्वियसली जीएसटी में तो था नहीं, तो एक्साइज और वैट ही लगता है। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम हुई, ऑटोमेटिकली वैट कम हो गया। वैट है स्टेट गवर्नमेंट का और एक्साइज ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक्साइज ड्यूटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और वैट किसका है? वैट है स्टेट गवर्नमेंट का। तो हुआ ये कि जैसे ही गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम किया, वैसे ही वैट ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्योंकि वैट तो किसके टोटल पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी ऐड करके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उस पर लगता है। ठीक है, तो अब जब केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर ली, वैट ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो कुछ स्टेट्स ने वैट भी कम किया, कुछ स्टेट्स ने वैट भी कम किया। इससे पेट्रोल के दाम कम हो गए, इससे पेट्रोल के दाम कम हो गए। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या हुआ? हमारे राजस्थान में जब एक्साइज ड्यूटी को कम किया, तो वैट बहुत टाइम तक स्टॉप रखा हुआ था। वैट कम नहीं किया था गहलोत सरकार के वक्त। ठीक है, उस वक्त गहलोत सरकार थी। ठीक है, तो गहलोत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, वो ये दिया कि वैट तो ऑटोमेटिकली कम हो गया, मेरा वैट तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। ठीक है, लेकिन उन पर फिर प्रेशर आया, तो फिर उन्होंने वैट भी अपना इंडिविजुअली कम किया। तो केंद्र सरकार ने ये बोल दिया था, भैया हम हमारी एक्साइज को कम कर रहे हैं और हम बाकी का डिसीजन स्टेट पे छोड़ रहे हैं। स्टेट अपना अपना वैट कम कर लें, पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। पेट्रोल का दाम अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुछ स्टेट्स ने मान लिया, कुछ स्टेट्स ने नहीं माना, लेकिन अल्टीमेटली फिर सभी लोगों ने अपना वैट कम कर लिया था। लेकिन राजस्थान में बहुत टाइम तक वैट कम नहीं हुआ था। गहलोत जी ने कहा कि एक्साइज कम होने से वजह से हमारा वैट कम हो रहा है और ऑलरेडी हमें रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ऑलरेडी हमें रेवेन्यू का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली फिर वैट भी कम हुआ। So this is the major issue before GST. That excise duty is the major issue. मैं कह रहा हूं आप लोगों को, जीएसटी आने के बाद में ये एक्साइज ड्यूटी का जो बर्डन है वो कम हो गया, खत्म हो गया। इस वजह से आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका गुड्स 100 रुपए से चल के मात्र 180 रुपए में आप लोगों को मिल गया। लेकिन जीएसटी आने के बाद में वही प्रोडक्ट आपको 194 अप्रॉक्स मिल रहा था। ठीक है, दैट इज वाई जीएसटी कम इनटू फोर्स इन इंडिया। ठीक है, सो अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है जीएसटी, वो हमें 50 मार्क्स के लिए पढ़ना होगा कि जीएसटी जो है वो किस तरीके से लगता है, कौन पे करता है, कौन पे नहीं करता है। ठीक है, जैसे जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स के ऊपर लगता है। तो आप कई बार ऐसा है, जैसे कई बार मैं आप लोगों को आज ही एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि एक समोसा है, ठीक है, एक समोसा में बाहर एक नॉर्मल हलवाई के खाने जाता हूं, वो समोसा 15 रुपए का मुझे देता है, मैं उसको 15 रुपए पे करता हूं, वो मुझे समोसा दे देता है, मैं समोसा खा लेता हूं। ठीक है, लेकिन वही समोसा मैं किसी अच्छे फेमस हलवाई के पास जाता हूं, जैसे सोडानी के पास में गया, तो सोडानी वाला उस समोसे पे 15 रुपए के ऊपर जीएसटी अलग से कलेक्ट करता है। 15 रुपए पे जीएसटी अलग से कलेक्ट करता है।
तो सोडानी वाले ने तो जीएसटी हमसे कलेक्ट किया, लेकिन बाहर जो एक नॉर्मल हलवाई था उसने समोसे पे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया। क्यों भाई? समोसा तो समोसा है, समोसा तो समोसा है, लेकिन एक कलेक्ट कर रहा है एक कलेक्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी रीजन है, सोडानी वाले पर जीएसटी की लाइबिलिटी आ रही होगी, उस नॉर्मल हलवाई पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आ रही होगी। तो सोडानी पे जीएसटी की लाइबिलिटी क्यों आई, यही हमें समझना है, यही हमें समझना है। ठीक है यहां तक? ओके, सो दिस इज जीएसटी कि किस तरीके से, फिर इसका थोड़ा सा बेसिक और है, कुछ डेफिनेशंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। मैं 5 आप लोगों को कंडीशंस बताऊंगा, उस 5 कंडीशन में पूरा जीएसटी है, उस 5 कंडीशन में क्या है, पूरा जीएसटी, जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार के लिए ये नोट कर लें, ये नोट कर लें बच्चों, बिफोर जीएसटी, फिर मैं आफ्टर जीएसटी का आपको दिखाता हूं। एक बार बिफोर जीएसटी आप नोट कर लें प्लीज। हाँ जी, नोट कर लिया? ये आफ्टर जीएसटी भी नोट कर लीजिए, आफ्टर जीएसटी। हाँ जी, नोट कर लिया? सो ये जीएसटी का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक करवा दिया है। अब अपन एक नेक्स्ट क्लास लेते हैं, उस